सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम अ गुड डे एक्सटेंडेड के आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अब तक की कहानी में हुआ क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जुइंग और यानग्यू इनका सामना एक डायटी से हो जाता है, जिसके वो दोनों मिलकर बहुत बुरी तरीके से बैंड बजा देते हैं। लेकिन इस दौरान जो यानग्यू है उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और इसे ही ट्रीट करने के लिए जो बाकी सारे सामान है उसे बाई करने के लिए जुइंग पास के सिटी में पहुंच जाता है, जहाँ उसका सामना तो ऐसे बंदों से हो जाता है जिसकी उसने उम्मीद तक नहीं की थी। जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट ज़ोऊ यांग का फादर और यहाँ पे फैंटम डाइटीज का जो ऑफिशियल है दोनों यहाँ पे मौजूद थे। यानी कि एक तरफ सिटी गॉड था और दूसरी तरफ मजिस्ट्रेट का फादर, यानी कि एक तरफ फैंटम कोर्ट था तो दूसरी तरफ ज़ोऊ क्लैन। यहाँ पे जुइंग समझ चुका है कि भाई यहाँ से भागना होगा वरना मेरी हालत बिगड़ जाएगी, लेकिन दोनों मिलकर उसे घेर लेते हैं। अब क्योंकि दोनों की पावर इक्वल थी तो वो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं मार सकते और ना ही हम में से कोई इतना पावरफुल है कि जुइंग को अपने साथ ले जाए, तो क्यों ना हम इसे यहीं पे मिटा दें। जिसके चलते दोनों यहाँ पर उसके ऊपर सप्रेशन फोर्स डालते हुए उसे यहाँ पे दबोच लेते हैं। और बस यहीं से आज के ब्रेकडाउन वीडियो की शुरुआत होती है, जहाँ पे गाइस अपना जो जुइंग था ना वो बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। लेकिन यहाँ पे वो जो गोल्डन बेल था उसके अंदर जो सीनियर की स्प्रिट थी वो कहने लगता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये दोनों खुद को समझते क्या यार, इतने भी कोई ये महान कल्टिवेटर नहीं है जो इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहे हैं। अब यहाँ पे जुइंग मन में कहने लगता है कि सीनियर मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, और तभी वो चिल्लाते हुए पूछ देता है कि क्या आप इन दो खूसट बुड्ढों को सबक सिखा सकते हैं, क्या इन्हें मार सकते हो। जिस पे वो सीनियर जवाब देते हैं कि अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं खुद अभी इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं इन्हें क्या मारूंगा, मैं मुश्किल से खुद को बचा सकता हूँ। अभी ये सुनकर भाई जुइंग समझ जाता है कि वो बहुत बुरा फंस चुका है। इस दौरान जैसे ही खूसट बुड्ढे सुनते हैं ना ये दोनों, तो वो लोग जुइंग की तरफ घूरने लगते हैं और जुइंग कहने लगता है कि अरे सीनियर, जब मैंने खूसट बुड्ढा कहा वो मैंने आप दोनों से थोड़ी कहा। अब तभी सिटी लॉर्ड ज़ाओ सेक्ट मास्टर से कहने लगते हैं कि वैसे मैं एक बात बता दूं, मेरे पास अभी भी एक एडवांटेज है, अगर आप इसके बॉडी को डिस्ट्रॉय कर भी दो ना तो भी आपको इसके सोल के साथ इसे डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना मैं इसे ले सकता हूँ। अब यहाँ पे ये दोनों ना इसके ऊपर बहस कर ही रहे होते हैं, तभी जुइंग कहने लगता है कि सीनियर, लगता है कि ये दोनों सच में मुझे पाने के लिए बहस कर रहे हैं, अब तो मैं कुछ करना ही होगा। लेकिन यहाँ पे ज़ोऊ क्लैन मास्टर कहने लगता है कि वैसे एक बात बता दूं, अगर मैंने इसके ऊपर एक सिंगल स्ट्राइक की ना तो इसकी बॉडी और सोल दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो तुम्हारे पास कोई मौका ही नहीं होगा कि तुम इसका कुछ भी रख पाओ। ये सुनकर सिटी गॉड समझ जाता है कि ये बहुत ज्यादा डेड सीरियस है जुइंग के मामले में। तभी यहाँ पे जुइंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इमीडिएटली यहाँ से पहले तो भागने का नाटक करता है, जो देखकर यहाँ पे ज़ोऊ क्लैन लॉर्ड और यहाँ सिटी गॉड दोनों मिलकर उसे पकड़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इस लड़के को पकड़ो, ये भागने की कोशिश कर रहा है। बट सडनली जुइंग रुक जाता है और सीधा ज़ोऊ क्लैन लॉर्ड की ओर जाते हुए कहने लगता है कि एल्डर ज़ोऊ, मैं तो आपके साथ जाना चाहता हूँ। यहाँ पे उसका फेस देखकर और उसका रिएक्शन देखकर इवन की जो क्लैन लॉर्ड ज़ोऊ है वो तक हैरान हो जाता है और वो अपने अटैक को रोक लेता है। अब तभी यहाँ पे सिटी लॉर्ड को गुस्सा आता है तो वो सीधा जुइंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसके जरिए से उसकी बॉडी से उसकी सोल अलग हो जाती है और अब वो उसकी सोल को पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। लेकिन तभी बीच में यहाँ पे ज़ोऊ क्लैन लॉर्ड आ जाता है, आते साथ ही अपने मास्क को पहनते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारा ज़ोऊ क्लैन इतना कमजोर है कि तुम उसे ऐसे पुश ओवर कर दोगे। ये कहते साथ ही वो अपने ज़ोऊ यिहांग गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट करता है। जुइंग इसे देखते साथ ही समझ आता है ये जिस ओल्ड मैन की टेक्निक है जो कि मड बिल रेडियन वेस्टेज कल्टीवेशन मेथड से ये जरा सा भी मैच नहीं खाती, ये तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टेक्निक है और आखिर ये है क्या। तभी यहाँ पे सिटी लॉर्ड उसके इस पाँव को देखते साथ ही कहने लगता है कि चलो फिर देखते हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर कितना दम है। और जिसके बाद वो अपनी घोंसली सोल्स को उसके ऊपर उतार देता है, जो कि ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर से उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन जो क्लैन लॉर्ड ज़ोऊ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता है, वो यहाँ पर सबकी बैंड हो जाके रख देता है। लेकिन जैसे ही वो एक काउंटर स्ट्राइक सीधा यहाँ पे सिटी गॉड के ऊपर करने जाता है तो वो यहाँ हवा में जंप करते हुए उसके अटैक से डॉज कर जाता है और इमीडिएटली हवा में जाते जाते वो हैंड साइन बना करना उस गेट के अंदर से काफी सारे बड़े बड़े घोंसली फिगर्स को बाहर निकालता है। अब ये पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे तो यहाँ पे जो क्लैन लॉर्ड था वो काफी सारे पाम अटैक को करता है और एक एक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। अब यहाँ पे अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि यहाँ पे जो टेम्पल था वो तक धस चुका था, इवन की जुइंग की सोल भी इसकी बॉडी में आ चुकी थी। और जैसे इसे हो जाता है ना वो बस ये देख पा रहा था कि यहाँ पे सिटी लॉर्ड और यहाँ पे जो क्लैन लॉर्ड है दोनों एक दूसरे से भिड़ चुके थे। जुइंग कहने लगता है कि ये जो मड बिल रेडियन वेस्टेज कल्टीवेशन मेथड है ये प्रोबेबली वही टेक्निक है जो कि ज़ोऊ क्लैन अपने सर्वेंट्स को देती है, और जो ज़ोऊ क्लैन के जो रियल मेंबर है वो लोग तो कुछ और ही चीज को प्रैक्टिस करते हैं, जैसा कि मैं भी देख पा रहा हूँ। या फिर मैं ये कहूँ कि पूरी तरीके से एक एंटायरली डिफरेंट कल्टीवेशन सिस्टम को ये लोग फॉलो करते हैं, उसे ये लोग कल्टीवेट करते हैं। अब यहाँ पे जुइंग समझ चुका है कि भाई माहौल बिगड़े, इससे पहले मुझे यहाँ से 9-11 हो लेना चाहिए, तो वो यहाँ से एक लंबी सांस लेते हुए सीधा निकल जाता है। इस दौरान यहाँ पे सिटी लॉर्ड और यहाँ पे जो क्लैन लॉर्ड है दोनों फाइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्लैन लॉर्ड वो भी ये बात अच्छे से जानता है कि अगर ऐसे ही फाइट करते रहे तो जो रिजल्ट निकलेगा वो काफी ज्यादा अनसर्टेन होगा। शायद वो इसे मार भी दे लेकिन उसकी जो गोल्डन बॉडी है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए इस बात को समझते हैं कि अगर ये लोग अपना बेस्ट भी देते हैं तो भी एक दूसरे को मार नहीं सकते, और अगर मार भी दिया तो
तो भी इनकी कल्टीवेशन बहुत हद तक डैमेज हो सकती है, क्योंकि दोनों ही इक्वली पावरफुल हैं। अब यहाँ पे दोनों डिसाइड करते हैं कि जब ज़ोइंग को हम हासिल नहीं कर सकते तो सामने वाले को भी हम हासिल करने नहीं देंगे। इसी के चलते दोनों शांत हो जाते हैं और यहाँ पे सिटी लॉर्ड सीधा जो क्लैन लॉर्ड है उसे कहने लगते हैं कि वैसे एक बात बताऊं, आपको यार थोड़ा अपने ऊपर काबू पाना चाहिए। और ज़ोइंग ने जरा सी बात क्या कह दी और देखो अब बेवकूफ बन गया, मुझसे फाइट करने लगे, जबकि हम राजी हुई थी कि हम दोनों साथ मिलकर उसको निपटा दें, हम तो बस उसे भागने का मौका दे रहे हैं। अब क्लैन लॉर्ड यानी कि ज़ोऊ यीफेंग कहने लगता है कि शू लिंगफू, एक बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा वो थंडर क्लैप हो उसने उसकी बॉडी से सोल को अलग कर दिया, तो बिना सोल के वो कैसे भाग सकता है। लेकिन ये लोग जब ज़ोइंग की जगह पे देखते हैं ना तो यहाँ पर बस इन्हें एक छोटा सा गधा नजर आता है। अब यहाँ हम ज़ोइंग को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर अपना सारा माल मटेरियल लेते साथ ही यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि किसी भी पल वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन तब तक हम देख पाते हैं कि जो ज़ोऊ यीफेंग है यानी कि जो ज़ोऊ क्लैन लॉर्ड है वो आ चुका था और आते साथ ही वो चारों ओर तबाही मचाते हुए कहने लगता है कि लड़के आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की। अब यहाँ पे वो सीधा उसके आगे आ जाता है। यहाँ ज़ोइंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी जल्दी उसने कैसे पकड़ लिया, पर तब तक ज़ोइंग यहाँ पे जो शू लिंगफू है उसे आवाज देता और कहने लगता है कि सिटी गॉड जरा देखिए ये तो मुझे कैप्चर करने वाले हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि भाई सिटी लॉर्ड भी उसके सामने आ जाता है और कहने लगते हैं कि लड़के एक बात बताओ कि तुम सच में हमें इतना बेवकूफ समझते हो। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर अपनी डीमन सबडूइंग यिन फायर को एक्टिवेट कर देता है, कहने लगता है कि आज तुम्हारी सोल के साथ तुम्हारी बॉडी दोनों को यहाँ पे शैटर्ड कर दी जाएगी। अब ये कहते साथ ही वो ज़ोइंग के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ज़ोऊ क्लैन लॉर्ड सीधा उसके ऊपर अपनी जो हेवन पेसिफाइंग सील है जिसे कि डंगन सील भी कहा जाता है उसके जरिए से हमला करता है। या फिर ज़ोइंग समझ आता है कि यार अब कोई चॉइस नहीं है, तो वो इमीडिएटली अपने गोल्डन वेल को बाहर निकालते साथ ही उसे अपने ऊपर ढांक देता है, यानी कि एज अ शील्ड के तौर पे उसे यूज करता है। और यहाँ पे एक तरफ से सिटी लॉर्ड का फिंगर अटैक और दूसरी तरफ से क्लैन लॉर्ड का जो पाम अटैक था दोनों सीधा उस बेल से टकराते हैं। भाई यहाँ पे सिटी लॉर्ड का जो उंगली था ना वो यहाँ पे क्रैक करने लगता है, इतना जोर का इम्पैक्ट पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ सेम कंडीशन ज़ोऊ यीफेंग की भी हो रखी थी और दोनों यहाँ पर उस इम्पैक्ट के चलते काफी दूर जा गिरते हैं। अब तभी यहाँ पे ज़ोइंग जैसे ही आंखें खोलता है ना तो वो बेल भी वहां से उड़ के दूर गिर चुकी थी, उसका सामान भी बिखर चुका था और वो सीधा उस बेल के पास जाता है, कहने लगता है कि सीनियर क्या आप ठीक है। लेकिन उस बेल का फेस देखकर ज़ोइंग समझ आता है कि मामला कुछ और है, तो वो उनसे पूछने लगता है कि सीनियर आखिर आपको हुआ क्या है, जिसपे वो कहने लगता है कि लड़के तुम्हें दिख नहीं रहा है, मैंने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को लगा दिया सर तुम्हें प्रोटेक्ट करने में, तो जाहिर है अब मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और अब मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता, अब तुम अपने भरोसे हो। ये कहते साथ ही वो डीप स्लीप में चला जाता है। यहाँ पे ज़ोइंग समझ आता है कि भाई अब उसे इस पूरे के पूरे बेल को उठा के लेके जाना होगा। तभी यहाँ पे हम क्लैन लॉर्ड को देख पाते हैं जो कि जब ये देखता है ना कि ज़ोइंग के पास इतना खतरनाक ट्रेजर है जो कि यहाँ सेम टाइम पे सिटी लॉर्ड और उसके फुल स्ट्रेंथ के अटैक को झेल सकता है, तो वो समझ आता है कि सच में उसने ज़ोइंग को हल्के में लिया था। वो कहने लगता है कि हाँ मैं केयरलेस था, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास इतना पावरफुल ट्रेजर है, और अफसोस की बात है कि इसके सारी पावर्स को तो यूज कर लिया गया है, अब ये यूजलेस हो चुका है, तुम नहीं जानते हो। हाँ तो अब बताओ तुम्हारी जान कौन बचाएगा हमसे। अब यहाँ उसका जो हाथ इंजर्ड हो चुका था ना उस इम्पैक्ट के चलते वो वापस से उन्हें ग्रो कर लेता है और सीधा यहाँ पे ज़ोइंग के ऊपर टूट पड़ता है। ज़ोइंग यहाँ पे उस बेल को बांध करना भागने लगता है और यहाँ पे इनके बीच ये पकड़ा पकड़ी का खेल चलता रहता है। इस दौरान यहाँ पे चलते चलते गुआन के ऊपर जैसे ही वो हमला करने वाला था ना उस हाथ से पकड़ने ही वाला था कि तभी यहाँ पे सीधा उसका जो मास्क था वो उस बेल से जा टकराता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा तगड़ा वाला था कि भाई बंदा काफी दूर जा गिरता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये शील्ड यानी कि ये जो बेल है जो कि अभी पूरी तरीके से काम भी नहीं करी फिर भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। अब तभी यहाँ पे ज़ोइंग जैसे ही देखता है कि भाई इस बेल को मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि क्लैन लॉर्ड इमीडिएटली अपने पैरों के बल खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि तो तुझे मरना है। हाँ ये कहते साथ ही वो यहाँ पे ज़ोइंग के ऊपर काफी सारे हमले कर देता है, लेकिन ज़ोइंग उसके हर एक अटैक से डॉज करते हुए हवा में अपने उस बेल को उछाल देता है, जिसके बाद उसके नीचे से गुजरते हुए वो उस बेल को पकड़ते साथ ही ना उसके सिर पे दे मारता है, जिसके चलते भाई उसका मतलब माथा ना बिल्कुल ऐसे झंझना सा जाता है। और अब यहाँ पे ज़ोइंग उस बेल का यूज करते हुए उसके ऊपर दे तनादन हमले करता है। अब यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि उसके हर एक अटैक से डॉज करते हुए तभी वो ओल्ड मैन सीधा उसके उस बेल के ऊपर ही लात मार देता है, जिसके चलते ज़ोइंग काफी दूर पहुंच चुका था। और यहाँ पे जो क्लैन लॉर्ड है वो कहने लगता है कि वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हें अच्छा से पता है कि कब कहाँ किस चीज का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन लड़के ये बेल भी आज तुम्हें बचा नहीं सकता। जिसके बाद भाई ये दोनों क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे क्लैन लॉर्ड उसके ऊपर ना एक बहुत बड़े से पिलर से हमला करते हैं। तो यहाँ पे ज़ोइंग भी उस बेल को एज अ बैट की तरह यूज करते हुए उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद ज़ोइंग सीधा उसके सामने जाता है, उस बेल को तेजी से घुमा घुमा के उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ से वो डॉज कर चुका था। तो ज़ू किंग सीधा उस बेल को थ्रो कर देता है, जो कि इससे टकराते साथ ही उसे इतना मजबूर कर देता है कि उसे पीछे हटना पड़ता है। लेकिन ज़ू किंग फिर भी उसे नहीं छोड़ता और जाता है और जाते साथ ही सीधा हवा में जंप करते हुए उस बेल के जरिए से ना उसके सिर पे बहुत बजाता है, इतनी बुरी तरीके से बजाता है कि लिटरली वो बंदा अपना सिर पकड़ लेता है। अब ज़ोइंग मार मार के इसे सीधा जमीन के अंदर धंसा चुका था। अब तभी उसकी नजर जाती है सिटी लॉर्ड पे, जैसा कि अब जाके होश आता है। ज़ू किंग समझ चुका है कि भाई इससे पहले कि इसकी सांस में सांस आए मुझे सबसे पहले इसे निपटाना होगा। अब यहाँ सिटी लॉर्ड कहने लगता है
क्योंकि लगता है कि सच में जो फैंटम रियलम है उसके ऊपर हेवन बहुत ज्यादा मेहरबान है और जूइंग को आज हर हाल में हम ट्रैप करके रहेंगे। पर तभी यहाँ जूइंग उड़ते हुए आता है और घुमा के अपने उस बेल को ना सीधे इसके मुंह पे दे मारता है, जिसके चलते भाई बंदा फ्लाइंग जेट बनते हुए सीधा ज़ो यीफेंग जो कि बेचारा जैसे तैसे करके गड्ढे से निकला था उससे जा टकराता है। दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। तभी जूइंग इनकी हालत देखकर हंसता है और दौड़ते हुए जाता है एक फाइनल स्ट्राइक के लिए। तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो क्लैन लॉर्ड है वो यहाँ पे सिटी लॉर्ड से कहने लगता है कि आखिर मुंह क्या देख रहे हो, हमें अपनी ताकत को एक साथ मिलाना होगा अगर सर्वाइव करना चाहते हो तो। यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि दोनों अपनी फोर्सेस को मर्ज करने के लिए रेडी हो चुके थे। अब यहाँ पे ये देखते साथ ही ज़ोइंग रुक जाता है और स्माइल करता है और कहने लगता है कि अरे रे आप दोनों को इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ डील करने के लिए ना आप दोनों में से बस किसी एक को ऑल आउट जाना होगा ताकि मेरा वो जो स्ट्राइक जो कि मैं इस मैजिकल ट्रेजर से करूंगा उसे वो ब्लॉक कर पाए। बस फिर क्या मेरा काम हो जाएगा और आप में से दूसरा पर्सन यहाँ से भाग पाएगा। बस ये कि जो मेरे स्ट्राइक को रोकने आएगा ना वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी होगा। तो बताइए आखिर वो कौन होगा जो कि दूसरे के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी यहाँ पे जो क्लैन लॉर्ड है वो सिटी लॉर्ड को इशारा करता है कि तुम आगे जाओ, जो देखकर भाई वो भड़क जाता है। तभी यहाँ पे जो बेल था ना वो भी इनकी तरफ देख के इन्हें घूरने लगता है। अब यहाँ पे दोनों बहुत ज्यादा डर चुके थे, यहाँ दोनों सोचते रह जाते हैं और इस दौरान ज़ोइंग अपने बेल को लेकर ना तेजी से भागने लगता है। अब इन दोनों को ये लग रहा था कि शायद ज़ो किंग ना रन अप ले रहा है तो इसके लिए वो लोग उसे रोकते भी नहीं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि भाई ये तो बहुत दूर चला गया है तो इन्हें एहसास होता है कि वो तो यहाँ से भाग चुका है। लेकिन ये लोग फिर भी बहुत ज्यादा कॉशियस थे और कहने लगते हैं कि जब तक हम दोनों अच्छे से प्रिपेयर होकर हमला करते हैं ना तो ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। पर भाई इन्हें बहुत ही जल्द एहसास हो जाता है कि ज़ोइंग तो यहाँ से पतली गली से निकल गया इन दोनों को उलझा कर। और जिसके बाद ज़ो क्लैन लॉर्ड कहने लगता है कि ज़ो किंग के बच्चे ने हमारी लापरवाही का फायदा उठाते हुए यहाँ उस ट्रेजर का यूज करते हुए हमारी बैंड बचा के रख दिया और अब देखो हमारे हाथों से निकल गया। अगर हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते ना तो बहुत इजीली हम इसे हैंडल कर सकते थे। जिस पे सिटी लॉर्ड कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा ज़ो लॉर्ड, आपकी पहली ये बात है जिसे मैं एग्री कर पा रहा हूँ और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से आप इस वक्त जख्मी हो आप अपने दम पर तो उसे कभी भी नहीं पकड़ सकते और ना ही मेरे पूरी के पूरी जो डीमन गॉड्स की जो आर्मी है उनका सामना कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे हम देख पाते कि सिटी लॉर्ड ने अपनी पूरी की पूरी जो रीइंफोर्समेंट है उसे यहाँ पे बुला ली थी, जो देखते साथ ही यहाँ पे जो ज़ो क्लैन लीडर है वो कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पे रीइंफोर्समेंट बुला सकते हो तो मैं क्यों नहीं बुला सकता। तभी हम देख पाते कि पीछे से भाई उसकी भी पूरी की पूरी न्यू मास्टर समेत सारी की सारी फौज आ चुकी थी। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी फौज को भी वो कहने लगता है कि ये तो बस मेरे मामूली से जूनियर्स हैं, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे की तरफ आंखों में आंखें डाल के देखते हैं। लेकिन तभी जो क्लैन लीडर है वो कहने लगता है कि वैसे एक बात बताऊं, मेरे ख्याल से ना हमारे इस बैटल की शुरुआत ही एक बहुत बड़े गलत फहमी से हुई है। जिस पर सिटी लॉर्ड भी एग्री करता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल हमें एक बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। अब ये सुनते साथ ही जो ज़ो क्लैन लीडर है वो अपने मास्क को हटा देते हैं और अपने नॉर्मल फॉर्म में कहने लगते हैं कि अब जबकि आपको भी लगता है कि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी थी तो मेरे ख्याल से अब आगे लड़ने का कोई फायदा है ही नहीं। और अगर ज़ोइंग ऐसी हमारे नाक के नीचे से भागते हुए लिंगलिंग सिटी पहुंच गया तो हम तो हंसी के पात्र बन के रह जाएंगे। अब सिटी लॉर्ड भी कहने लगता है कि बिल्कुल फिलहाल के लिए हमें हमारी गलत फहमी और जितने भी ग्रजेस हैं उन्हें साइड में रखना चाहिए, पहले इस ज़ो किंग को निपटाना होगा, उसके बाद हम कभी इस पे बात कर लेंगे। अब यहाँ पे दोनों के बीच सहमति बन जाती है और दोनों अपने अपने फोर्स को लेकर विथड्रॉ कर जाते हैं और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो कमांड देते हुए कहने लगता है कि गवर्नर से जाके पूछो कि क्या उन्होंने जो ज़ो क्लैन के एक्सपर्ट्स हैं उन्हें मोबिलाइज किया या नहीं। और हाँ साथ ही उसे ये भी ऑर्डर देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और जाके उस पूरी की पूरी आर्मी को लीड करो और ज़ोइंग को कैप्चर करके हर हाल में मेरे सामने लाओ। ये सुनते साथ ही यहाँ पे वो भी हैरान था और कहने लगता है कि एक बात बताइए, वो तो एक आउटसाइडर है, क्या उसके लिए हमें गवर्नर को परेशान करना चाहिए। जिस पे वो कहने लगता है कि तुम शायद जानते नहीं कि ज़ोइंग जो कि डीमन आर्ट्स को कल्टीवेट करता है उसकी कल्टीवेशन लेवल इस वक्त डीमन किंग के बराबर पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि डीमंस में भी 10,000 में सिर्फ एक डीमन ही उस लेवल तक पहुंच सकता है और चाहे जो हो जाए हम उस लड़के को कभी भी फैंटम रियलम के हाथ में पड़ने तो नहीं दे सकते। ये कहते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसका बेटा कहने लगता है कि पर फादर, जो हमारे एंसेस्टर है उनकी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा है, इस दुनिया में शायद ही कोई है जो कि उनकी कल्टीवेशन को सप्रेस करके उन्हें पीछे छोड़ सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर फिर भी इतने कमाल के कल्टीवेशन आर्ट के होते हुए भी आखिर क्यों हम डीमन आर्ट्स में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। जिसपे उसका फादर थक हार के कहने लगता है कि मेरे बेटे यंग, अब लगता है कि शायद तुम्हें सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिनका तुम्हें पता होना बहुत जरूरी है। और अब वो बताने लगता है कि आज से ठीक 20 साल पहले ज़ो क्लैन ने 3 क्लैन एल्डर्स और साथ में 1000 से ज्यादा न्यू मास्टर को लिंगलैंड की जो बेलू कंट्री है वहाँ पर मौजूद एक जायंट सा माउंटेन जिसे कि दूजियाओ माउंटेन कहा जाता है वहाँ पे भेजा था, क्योंकि रिकॉर्ड्स में ऐसा कहा गया था कि वहाँ पर एंशिएंट ग्रोटो हेवन मौजूद है, वो जगह जहाँ पर की रिफाइनर तोयू ने एक बार कल्टीवेट किया था। और वहीं पर हमें एक जेड स्लिप और साथ ही में हाथ से लिखा गया एक एंशिएंट टेक्स्ट भी मिला था और एक इमोर्टल एक्सेंडिंग का म्यूरल भी मौजूद था। हमें लगा था कि वो जो एंशिएंट टेक्स्ट है वो असल में तो द्वारा लिखा गया जेड स्लिप का इंटरप्रिटेशन है। हम तो यही समझ बैठे थे कि वो कोई कल्टीवेशन मेथड होगा। और रही बात उस जेड स्लिप की, तो अगर एक्सेशन म्यूरल की नजर से अगर
उसे देखा जाए तो उस हिसाब से इसके अंदर एक इमोर्टल कल्टीवेशन के एंशिएंट मेथड्स के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ये सुनकर भैया उसका बेटा भी कम्प्लीटली शॉक्ड हो चुका था। तभी उसके फादर, जिसकी आंखें लाल हो चुकी थी, वो बताने लगता है कि उन दोनों ट्रेजर्स को लेने के लिए, उन दोनों को पाने के लिए हम एक ऐसी जाल में फंस गए जिसे कि असल में गेट ऑफ हेवेंस के इमोर्टल हार्ट्स के द्वारा सेट किया गया था। हमने सामना करने की कोशिश की, लेकिन उस आर्ट के सामने हमारा जो नो आर्ट्स है वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे किसी धारदार तलवार के सामने कोई मामूली सी घास। और इन दी एंड 1000 से ज्यादा जो न्यू मास्टर्स थे उनका सुपड़ा साफ हो गया है। इवन कि हमारे 3 एल्डर में से एक एल्डर की तो जान भी चली गई और तब जाकर बस 2 ही लोग सरवाइव कर पाए और हमारे हाथ वो मेथड लगा। और जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में वो बताने लगता है कि फिर ऐसे ही वक्त बीतता रहा और फिर धीरे धीरे करके हमारे ज़ू क्लैन के जो काफी सारे जीनियसेस थे उन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन वो लोग उस एंशिएंट टेक्स्ट का बस कुछ ही हिस्सा या फिर मैं कहूँ कि कुछ ही वर्ड्स को समझ पाए हैं, जो कि सही है या गलत ये भी किसी को नहीं पता। मेरे बेटे, अगर तुम इमॉर्टल आर्ट 2 को पढ़ना चाहते हो, आर्ट जिसने की हमारे नो आर्ट्स के छक्के छुड़ा दिए, जिसने की एक स्ट्राइक से ही उनको बिल्कुल खत्म कर दिया, कुल धज्जियां उड़ा के रख दे, सेकंड्स में उसको खत्म कर दे, वो असल में बिल्कुल सेम डीमन आर्ट्स के जैसा है। इसीलिए ज़ुइंग, जो कि एक ऐसा कल्टीवेटर है जो कि डीमन रेस के उस डेमोनिक कल्टीवेशन आर्ट को पढ़ सकता है, इसीलिए हमें उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हमें वाकई में उस इमॉर्टल आर्ट को जानना है, पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए हमें और हमारे पूरे क्लैन को ज़ुइंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। और बस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और वीडियो तुम्हें कैसी लगी गाइस, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हो मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।